हेलो दोस्तों, स्वागत है द हिस्ट्री फाइल्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राचीन भारत, स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आइए जानते हैं क्या है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, इस युग में लिखित जानकारियाँ नहीं उपलब्ध है, सिर्फ अवशेष ही प्राप्त हैं। जैसे पाषाण काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल जिसमें सिर्फ अवशेषों से पता लगाया गया है कि इस काल में लोग कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, तो इसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। जिसमें अवशेष तो है बट कोई लिखित जानकारी नहीं है, मतलब लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। जैसे पाषाण काल, मतलब इस पाषाण काल को पत्थर का भी काल बोलते हैं। पाषाण काल मतलब, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो इसे पत्थर का काल बोलते हैं या तो पाषाण काल बोलते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित जानकारियाँ तो उपलब्ध है लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारियाँ तो है लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं सका। जैसे हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की लिपि इस प्रकार की लिपि थी जो कि आज तक किसी ने उसे पढ़ नहीं पाया। तो यही है कि इसमें लिखित जानकारियाँ तो है लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस युग में सारी जानकारियाँ लिखित है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, इसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल से आगे। दोस्तों ऐतिहासिक काल, इसमें जानकारियाँ उपलब्ध है और इसे लिखा और पढ़ा भी जा चुका है, तो इसे ऐतिहासिक काल बोलेंगे। जैसे वैदिक काल से आगे सारी जानकारियाँ हमें लिखित मिली है, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों आज आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इतना ही, इसका डिफिनेशन ही जानेंगे। आज पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में क्या था, लोग कैसे रहते थे। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के 2 प्रकार हैं। पहला पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। तो पाषाण काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पाषाण काल, इसे पत्थर का काल भी बोलते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, तो या तो स्टोन पीरियड भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी खोज करता सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट एक अंग्रेज हैं जिन्होंने इनकी खोज 1863 ईस्वी में की। इसके बाद तभी हमें पाषाण काल के बारे में पता चला। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे। दूसरा है ताम्रकाल। तो पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं पहले। पाषाण काल 3 प्रकार के हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो दोस्तों इसका टाइम पीरियड है 25 लाख से 18,000 ईसा पूर्व। पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का कोई आपको कई किताबों में अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा, तो इसकी कोई निश्चित नहीं है कि कई इतिहासकारों ने इसे 25 लाख से 8,000 ईसा पूर्व माना है, तो किसी में थोड़ा कम या ज़्यादा है, तो इसकी कोई निश्चित समय नहीं है, इसे अंदाज़ा लगा के इतिहासकारों ने बताया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में उतने पूछे नहीं जाते, लेकिन तब भी एक अंदाजे मतलब समझने के लिए हम इतना 25 लाख से 8,000 ईसा पूर्व मान लेते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसका टाइम है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है
4000 से 2500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड वो 25 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक है, ये प्राग ऐतिहासिक काल का। तो आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी ये ईसा पूर्व की बात होगी तो संख्या आगे की ओर घटती हुई जाएगी, और अगर ईस्वी की बात होगी तो संख्या आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। जैसे 25 लाख से 18,000, तो ये लाख में और ये 18 में है, तो ये संख्या आगे की ओर घटती गई है। और वही अगर हम ईस्वी की बात करेंगे तो उसमें संख्या बढ़ती जाती है, जैसे 1918 से 1920 ऐसे करके। तो पहला देखते हैं पूरा पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल को आकिट काल भी बोला जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसके 3 प्रकार हैं, बट इसके बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो बस हम इसके प्रकार जानेंगे और हम पूरा पाषाण काल के बारे में, इसके प्रकार के बारे में बस इतना ही जानकारी लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल, इस युग में मानव पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। दोस्तों ये पूरा पाषाण काल था, उसमें मानव सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने प्रारंभ किया था, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, धनुष आदि जैसे पत्थर बनाते थे पूरा पाषाण काल में। इस काल में जीविका का आधार था शिकार एवं खाद्य संग्रह। लोग पत्थर के औजारों से जानवरों का शिकार करते थे और उनको खाते थे, तो वही इनकी जीविका का आधार था। और जीवनयापन, दोस्तों जीवनयापन अस्थायी जीवन शैली, जैसे गुफा, झोपड़ी, मुख्यतः नदी या झील के किनारे रहते थे। कोई इनकी अस्थायी जीवन शैली नहीं थी, ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ कहीं भी शिकार करते थे और कभी खाते पीते रहते थे, कभी गुफा में तो कभी झोपड़ी में, मुख्यतः नदियों और झील के किनारे रहते। दोस्तों अगला है आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। दोस्तों इस पे भी एक कहानी है कि पहाड़ जब गिरे, टूट के नीचे गिरे, तो बहुत सारे पत्थर आपस में टकराए और फिर पत्थर के टकराने से उससे आग उत्पन्न हुआ, जिससे जंगल में आग लग गई और लोगों को पता चला कि अगर हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराएंगे तो आग उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। प्रमुख स्थल जो पाए गए हैं कश्मीर, थार, भीमबेटका और मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों कश्मीर, अगला है चित्रकारी का साक्ष्य। पूरा पाषाण काल के अंत में चित्रकारी का साक्ष्य मिला, जो एक हाथी एवं अन्य जीव जंतु को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ये चित्र भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुई है। दोस्तों चित्रकारी का भी साक्ष्य मिला, जो भीमबेटका की गुफाओं में दर्शाया गया है कि मतलब एक आदमी एक जानवर का शिकार कर रहे हैं, और इसी टाइप से एक हाथी और मतलब और कई जीव जंतु का चित्र दिखाया गया है, तो भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ है। इसका कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई खाने पीने का कोई तौर तरीका नहीं था, रहने की कोई अस्थायी जगह नहीं था, तो इसका कोई धर्म नहीं था। अगला देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इस युग को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। दोस्तों मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों इस काल में छोटे पत्थरों, पहले क्या था, पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाते थे शिकार करने के लिए, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते पत्थर के छोटे छोटे औजार और नुकीले औजार बनाने लगे, जिसे मैक्रोलिथ कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मैक्रोलिथ का प्रयोग किस काल में हुआ, तो मैक्रोलिथ का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ, जो शिकार और भोजन संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे। तो पत्थर के औजार शिकार और भोजन संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे। इस काल के अंत में कृषि और पशुपालन का कार्य आरंभ हो चुका था।
फिर नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय बन गया। तो दोस्तों मध्यपाषाण काल में ही कृषि और पशुपालन का कार्य थोड़ा थोड़ा आरंभ हो चुका था, लेकिन फिर नवपाषाण काल में इसका पशुपालन और कृषि एक मुख्य व्यवसाय बना। तो इनकी जीवन शैली देखते हैं। तो इनकी जीवन शैली मछली पकड़ना और भोजन इकट्ठा करना, शिकार करना, यही सब था। प्रमुख स्थल इसमें गुजरात, यूपी, मुंगेर माना गया। अगला देखते हैं नवपाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। तो इस युग में कृषि पशुपालन किए जाने लगा, लोगों का निवास अस्थायी हो गया, समाज बस्ती के निर्माण का कार्य होने लगा। तो दोस्तों मध्यपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में लोग कृषि और पशुपालन को ही मुख्य व्यवसाय बना लिए और इनका निवास अस्थायी हो गया। लोग जब कृषि करेंगे तो निश्चित है कि उसका निवास अस्थायी होगा, क्योंकि एक जगह रह के कृषि और पशुपालन की जा सकती है। तो लोगों का निवास अस्थायी हो गया नवपाषाण काल में, और समाज बस्ती का निर्माण कार्य होने लगा। फिर वहाँ बस्ती और समाज का निर्माण होने लगा, लोग बस्ती बसा के और कृषि पशुपालन ये सब कार्य में जुट गए। फिर देखते हैं इस काल में आविष्कार क्या हुआ। तो इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार अगर पूछा जाए तो नवपाषाण काल में हुआ। फिर बुर्जहोम में गर्तवास के साक्ष्य मिले। बुर्जहोम एक स्थान का नाम है, और गर्तवास के साक्ष्य मतलब ज़मीन में गड्ढे करके रहने के साक्ष्य मिले। मतलब इंसान नवपाषाण काल में इतने विकसित हो गए कि वो गड्ढे में भी रहने लगे, बरसात धूप वगैरह से पैर बचने के लिए। तो इसे ही मतलब बहुत बार पूछा गया कि बुर्जहोम में गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले, तो बुर्जहोम में, और वो भी नवपाषाण काल में। इसका प्रमुख स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और साक्ष्य गेहूँ तथा जौ के मिले। मेहरगढ़ पाकिस्तान और बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है, इसमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले। मतलब नवपाषाण काल में लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। तो कोल्डिहवा, यूपी में कोल्डिहवा है, वहाँ चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और चिरान, जो बिहार में है, वहाँ हड्डियों के औजार का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों नवपाषाण काल में लोग हड्डियों के औजार बनाने लगे थे, उसका प्रमाण मिला है। दोस्तों हमने देखा था कि पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का दो प्रकार था, पाषाण काल और ताम्रकाल। तो पाषाण काल के 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो अब ताम्रकाल पढ़ते हैं। तो ताम्रकाल की अवधि मानी जाती है 3000 से 2000 ईसा पूर्व। जब पाषाण काल अंतिम समय में था तब मानव ने तांबा का खोज कर लिया था। दोस्तों जब पाषाण काल अंतिम समय था, तो मतलब नवपाषाण काल का जब अंत होने वाला था, जब अंतिम समय पे था, तो मानव ने तांबे की खोज कर लिया था, तो इसे ताम्रकाल कहा गया। और मानव द्वारा खोजी हुई प्रथम धातु तांबा था। पढ़ने लिखने का ज्ञान अभी तक नहीं था, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कोई लिपि, कोई ज्ञान वगैरह कहीं लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है। तो पढ़ने लिखने का ज्ञान अभी तक नहीं था, यह अंदाज़ा लगाया गया। फिर देखते हैं ताम्रकाल में औजार क्या था। तो ताम्रकाल में तांबा का खोज हो चुका था, तांबा का प्रयोग किया जाने लगा। और ग्रामीण बस्तियाँ, इस युग में ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ, जो मुख्य रूप से नदियों और पहाड़ियों के पास थे। तो दोस्तों इस युग में ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ और नदियों और पहाड़ियों में के पास ज़्यादातर विकसित हुआ। तो नदियों के पास इसलिए विकसित हुआ क्योंकि वहाँ से पानी की सुविधा, खेती करने की सुविधा, मतलब अन्य तरह की सुविधा नदी के किनारे मिलती है। तो इसीलिए नदी के किनारे ग्रामीण बस्तियाँ बसने लगी और पहाड़ियों के पास। अगला है कृषि और पशुपालन। तो इस युग में विकसित होने लगा, कृषि और पशुपालन इस युग में विकसित होने लगा। फिर आगे है, इस युग में स्थलों में कला और शिल्प भी पाए, जैसे चित्र और मूर्तियाँ। तो दोस्तों ताम्रकाल में कला और शिल्प भी पाए गए।
जैसे इस युग में लोग चित्रकारी पे भी ध्यान देने लगे। कई जगह पे हाथों के चित्र बनाए, हाथी के चित्र बनाए, तो लोग चित्र में भी रुचि रखने लगे थे और मूर्तियाँ भी बनाने लगे। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कुछ BVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। जो हेरोडोटस थे वो हिस्टोरिया नामक पुस्तक में पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग किए थे, इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। दूसरा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा। दोस्तों जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उनमें अलेक्जेंडर कनिंघम का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज में, तो इसीलिए इसे पुरातत्व का पिता कहा गया। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो दोस्तों देखा मैंने कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकरा कर और आग उत्पन्न करने लगे और अपना भोजन पकाने लगे। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो देखा हमने कि नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के अंत और नवपाषाण काल आते आते लोगों ने पशुपालन और कृषि का कार्य शुरू कर लिया तो उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ता पाला था। तो मानव द्वारा पाला गया सर्वप्रथम जानवर कुत्ता था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी, तो वहीं से ताम्रकाल की शुरुआत होती है। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला। तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य कोल्ढेवा जो कि यूपी में है, वहाँ देखने को मिला। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो मानव द्वारा गड्ढे में निवास मतलब गर्तवास के साक्ष्य मिले भुजहोम में। तो भुजहोम में गड्ढे में खोदकर निवास करते थे। किस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। तो मैक्रोलिथ जिसमें छोटे नुकीले पदार्थों का प्रयोग किया गया, तो मध्यपाषाण काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भीमबेटका की गुफा शैल चित्रों के लिए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ पे कई प्रकार के चित्र दर्शाए गए हैं, जैसे शिकार करते हुए हैं अन्य तरह के। तो ये गुफा इसी के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर।